गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आज हम लोग क्या नंबर सिस्टम का चैप्टर करेंगे। हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, जैसे एसएससी और रेलवे में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं लास्ट 3 ईयर के, वो हम लोग करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखो, हम पढ़ते हैं। दिए गए समीकरण में f का अधिकतम मान क्या होगा? 5p9 + 2f8 + 3g7 और बराबर 1114 मतलब 1114 लिखा हुआ है, जहां ई एफ जी के प्रत्येक किसी संख्या को दर्शाते हैं। वो संख्या हमसे पूछी गई है, ऑप्शन में दिए गए हैं 8, 5, 9 और 7। तो इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे कैसे, पहले हम देखेंगे जरा कि गिवन वैल्यू हमारे पास है कितनी। तो क्वेश्चन हमें दे रहा है कि 5e9 है, ठीक है, और प्लस 2f8 है, 2f8 है, और प्लस करके इसने लिखा है 3g7 और इक्वल में इन्होंने लिख दिया है 1114 मतलब 1114 इन्होंने इक्वल में लिखा है, ठीक है। तो जो योग के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं, तो उसका बेसिक हम आपको दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 5e9, ठीक है, उसके नीचे 2f8, ठीक है, और 3g7, ठीक है, और इनका योग कितना दिया जा रहा है 1114। तो 1 1, ठीक है, 1 और 4। अब हम यहाँ जोड़ेंगे जरा, तो 9 8 कितने होते हैं, 9 8 17 और 7 24, मतलब यहाँ पे 4 आएगा और हासिल कितना लग जाएगा 2। और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि दिए गए समीकरण में f का अधिकतम मान हमें बताना है। तो इस f का हमें अधिकतम मान बताना है और ऑप्शन में दिए गए 8, 5, 9 और 7। अगर f का हम अधिकतम से अधिकतम मान रखना चाहते हैं तो e और g का हमें न्यूनतम मान रखना पड़ेगा। तो न्यूनतम e और g का हम कितना मान रख सकते हैं, यहाँ माइनस की कोई संख्या तो रखी नहीं जाएंगी, तो हम मान लेंगे कि e का मान हम 0 रख देंगे, क्योंकि न्यूनतम मान यही होता है, ठीक है, पॉजिटिव, और g का मान भी हम 0 रख देंगे, ठीक है। जब हम e और g 0 रख लेंगे तो यहाँ पे f का एक मान रखना पड़ेगा, जिसमें से हम ऑप्शन के हिसाब से 8 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं और 7 रख सकते हैं। हमें यहाँ पे एक अधिकतम मान रखना है जिसमें 2 जोड़े, क्योंकि ये हासिल का 2 है, तो यहाँ पे 1 बनना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले 8 रखा, तो 8 में जब जो 2 जोड़ो तो 10 आता है, तो यहाँ 1 बनेगा नहीं, यहाँ 0 बनेगा, ठीक है। तो अधिकतम संख्या हमें ऑप्शन में 9 दिख रही है, तो अगर हम f की जगह 9 रखें तो 9 0 और 0 मतलब e और g की जगह हम 0 रख लेंगे और f की जगह 9 रख लेंगे, ठीक है। 9 में 2 0 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, और 2 हासिल का ऐड करते हैं तो 11 आएगा। तो कुल मिला के f अगर हम 9 रखते हैं तो यहाँ पे 11 बनेगा और हासिल लगेगा 1, ठीक है। उस 1 को 5 2 7 3 10 में जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा 11। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है। f बराबर अगर हम 9 रखते हैं, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम e व g को न्यूनतम रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है f का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो f का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि n प्राकृत संख्या हो तो किस संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? देखो बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रहा है 7, 5, 3 और 6, और n एक प्राकृत संख्या थी। हम लिख ले जरा, n एक क्या है, प्राकृत संख्या। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें किस रूप का बनाना है, n+1 n+2, और ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक होती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी कितनी है 1। तो अगर हम यहाँ n का मान 1 रख के चेक करें, क्योंकि सबसे छोटा मान रख के देखा जाता है, तो 1 हमने जब रखा तो 1 + 1 बन गया ये, और 1 + 2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये 1 गुणा में ये 2 बनेगा और ये गुणा में कितना बनेगा 3, 3 दूना 6, ठीक है। ऑप्शन में हमें 6 दिख रहा है, तो 6 वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसको n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है, और 6 ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन भी 6 दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन 6 ना दिया जाए, ठीक है, और n एक प्राकृत संख्या हो, तो हम फिर 2 रख के चेक करेंगे। 2 अगर रखेंगे तो 2, ठीक है, 3 और 4 मतलब 4 3 12 दूनी 24 बनेगा, तो ऑप्शन हमारा 24 सही हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 6 से कोई छोटी संख्या नहीं आएगी, 6 से बड़ी आएगी, और अगर ऑप्शन में 6 दिया जा रहा है तो वही सही है, नहीं तो फिर यहाँ पे हम 2 रख के चेक करते, 3 रख के चेक करते। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या रख के चेक करते हैं। अगर हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन या कोई ऑप्शन 6 मिल रहा है हमें, तो वही सही हो जाता है। अगर 6 ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन हमें 24 दिया जा रहा है,
तो हम फिर 2 रख के भी उसको बना सकते हैं। तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको n, n+1, n+2 जब हम n का यहाँ प्राकृत कोई मान रखेंगे बनाया जा सकता है। तो वो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे। एक रखने पर अगर हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा तो 2 रख के चेक कर लेंगे, 3 रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पे लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, शुरुआत में बोल रहा है 4/5 सीटें घेरता है, 4/5 सीटें, और हमें कितनी बसें लेनी भाड़े पे, 3, या स्कूल बस कितनी भाड़े पर लेता है बसें, 3। तो करेंगे कि हम क्या मानेंगे कि प्रत्येक बस में सीटों की संख्या 5 है, ठीक है, क्योंकि 4/5 की भिन्न देख रही है और 5 का 4/5 निकालना थोड़ा सा आसान होता है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक बस में सीटों की संख्या कितनी, 5। तो पहले बस में सीटों की संख्या 5, दूसरे बस में सीटों की संख्या 5 और तीसरे बस में भी सीटों की संख्या 5। कुल मिला के 3 बसें हैं जिसमें कुल सीटें हैं 15। तो हम यहां लिख ले जरा 15 सीटें हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 4/5 सीटें घेरता है, मतलब वहां पे बस में बैठने के लोगों की संख्या कितनी है, लोगों की संख्या 15 सीटों की तुलना में कम है। तो 15 सीटें में सिर्फ 4/5 सीटें घेरी गई हैं, ठीक है। तो हम देख ले जरा यात्रियों की संख्या कितनी है, तो 15 का हम 4/5 निकाल लेंगे, ठीक है। 15 का 4/5 निकाला, 5 × 15, 3 × 12, तो हमें ये पता चल गया कि 12 यात्री हैं, ठीक है, 12 यात्री हैं। ये स्कूल ग्रुप में कितने सदस्य हैं, 12। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 यात्री चले जाते हैं। अगर 1/4 यात्री चले जाएंगे तो हम चेक करें कितने यात्री बचेंगे, तो 12 का 1/4 निकालें, 4 × 3 12, मतलब 3 यात्री चले जाते हैं, ठीक है। अगर 12 से 3 यात्री चले जाएंगे तो यात्री कितने बचेंगे, तो वो निकालें जरा। तो 12 से हम 3 घटाएंगे तो हमने बोला कि 9 यात्री अभी बचे हैं, 9 यात्री अभी बचे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं तो बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी। 9 यात्रियों को 2 बसों में बैठालना है, ठीक है, और 2 बसों में सीटों की संख्या कितनी होगी, 5 और 5 10, मतलब सीटों की संख्या 2 बसों में सीटों की संख्या हमारे पास है 10 और यात्री है हमारे पास 9, ठीक है। 10 सीटें हैं, 2 बसों में सीटों की संख्या कितनी है, 10, और यात्री हमें 9 बैठाने हैं, ठीक है। तो इसकी सीधी सीधी भिन्न क्या बन जाएगी, 9/10, ठीक है। 10 सीटों में हमें 9 यात्री बैठाने हैं, तो इसकी भिन्न बनेगी 9/10। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक हो और a b का दुगुना हो तो a का लघुत्तम संभव पूर्णांक मान क्या होगा। ऑप्शन में दे रहा है 20, 21, 18 और 19, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य हमें दिया जा रहा है, कितना, माध्य 50 है, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 50 से अधिक है, 50 से अधिक है, और a b का दुगुना हो तो a का लघुत्तम संभव पूर्णांक हमें बताना है, मतलब जो माध्य होगा वो 50 से अधिक लेना है हमें। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य की बात करें तो माध्य निकलता है पदों का योग बटे 2, ठीक है। तो माध्य कितना हो जाएगा, 3a + 4b बटे 2, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है माध्य 50 नहीं है, 50 से क्या है, अधिक है, माध्य 50 नहीं है, 50 से अधिक है। तो ये जो माध्य आएगा वो 50 से अधिक आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर होगा, ठीक है। 50 से थोड़ा सा बड़ा होगा या 50.1 भी हो सकता है, 50 से अधिक लिख दें, माध्य 50 से अधिक है, ठीक है। 50 नहीं है, 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, 50.1 भी हो सकता है, ठीक है। यहां से हम सोल्यूशन करें तो एक इक्वेशन बनती है 3a + 4b, ठीक है, और ग्रेटर देन बनेगा 50 दूना मतलब 5 दूनी 10, 100, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन दी जा रही है a b का दुगुना हो, तो क्वेश्चन है a जो है, दूसरी कंडीशन है b का दोगुना है, b का दोगुना मतलब 2b, a 2b के बराबर है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है
कि a का लघुत्तम संभव पूर्णांक मान बताना है मुझे। ठीक है, अगर a 2b के बराबर है और यहाँ पे कितने 4b दिख रहे हैं, ठीक है, तो 4b बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा यहाँ कराना पड़ेगा और 2 का गुणा यहाँ कराना पड़ेगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 2a 4b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर a 2b के बराबर है तो 2a 4b के बराबर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, 4b की जगह यहाँ पे 2a रख देंगे। 4b की जगह कितना रख देंगे, 2a तो रखें जरा, तो 3a, ठीक है, और प्लस 4b की जगह हम 2a रखने वाले हैं। तो 2a और बड़ा होना चाहिए कितने से, 100 से। यहां चेक करें जरा, 2 और 3 5a का मान बड़ा होना चाहिए 100 से। 5 ने इसको काटा, ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया, या a बड़ा होना चाहिए किसके, 5 से काटें अगर, तो 5 दूनी 10 मतलब 20 से। a बड़ा होना चाहिए 20 से। अब ऑप्शन हम जरा चेक कर लें। ठीक है, a का मान ऑप्शन नंबर ए 20 सही नहीं हो सकता, क्योंकि a का मान 20 से बड़ा होना चाहिए। तो 20 से जस्ट बड़ी हमें एक पूर्णांक संख्या बतानी है, तो 20 से जस्ट बड़ी पूर्णांक संख्या कितनी होती है, 21। ठीक है, 20 के जस्ट आगे वाली, तो a का मान 21 हमारा सही हो जाएगा। और लघुत्तम भी है, 22 भी हो सकता है, ठीक है, 23 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है लघुत्तम। अगर 21 ऑप्शन ना देता तो हम 22 भी सही कर सकते थे, अगर 22 ऑप्शन ना देता तो 23 सही कर सकते, लेकिन 20, 18 और 19 को हम नहीं सही कर सकते, क्योंकि a का मान 20, 18, 19 नहीं हो सकता। a का मान 20 से बड़ा ही होना चाहिए, 20.1 भी सही हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर है। मतलब संख्या यहाँ पे 4 अंकों की होनी चाहिए और 3 से आरंभ होनी चाहिए और 5 पर समाप्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या अंतर हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एक बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो हमने 3 से आरंभ होने वाली संख्या लिखी, तो पहले स्थान में हम 3 रख लेंगे और आखिरी स्थान पे, ठीक है, 5 से समाप्त करना है तो 5 रख लेंगे। अब बड़ी से बड़ी अगर संख्या हमें बनानी है तो यहाँ बड़े से बड़ा अंक रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अंक होता है 9 और सबसे छोटा अंक, ठीक है, 0 होता है। सबसे बड़ा अंक 9 और सबसे छोटा अंक 0, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंक अगर हमें रखना है या सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हमें 2 बार 9 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक संख्या बनेगी 3995, जो 3 से आरंभ होगी और 5 पर समाप्त होगी और सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अब 4 अंकों की एक छोटी से छोटी संख्या बनाएं जो 3 से आरंभ हो और 5 पर समाप्त हो। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक रखा जाता है और छोटी संख्या बनाने के लिए हम छोटा अंक रख लेंगे। तो सबसे छोटा अंक होता है 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार यहाँ पे 0 रख लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या जो 3 से आरंभ होती है और 5 पर समाप्त होती है 3995, और सबसे छोटी संख्या जो 3 से शुरू होती है और 5 पर समाप्त होती है 3005। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका अंतर ज्ञात करो। तो अंतर निकालने के लिए बेसिक मेथड लगाएंगे, इसको घटा देंगे इससे, ठीक है। ये बड़ी संख्या है, ठीक है, और ये है कैसी, छोटी। इन्हीं का अंतर हमें निकालना है। घटाए जरा, तो 5 से 5 चला जाएगा 0, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा तो 0 0, यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो 3 अंकों की एक संख्या बनेगी 990। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 990। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक संख्या यक्ष 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 रहता है। यक्ष का न्यूनतम मान है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 7 से विभाजित हो और 8, 12, 16 से विभाजित करने पर 3 शेषफल भी बचता रहे, ठीक है। तो बेसिक मेथड ये है कि यक्ष वो संख्या, तो यक्ष का मान हम निकालना चाहते हैं और 8, 12 और 16 से विभाजित करवाना है। तो वो संख्या हमें निकालनी है जो 8, 12, 16 से विभाजित हो। तो ऐसी न्यूनतम संख्या कौन सी होती है, एलसीएम। मतलब हमें क्या 8, 12, 16 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालें जरा, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या से कट करें इसको, तो 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौके 16। यहाँ कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 से काट लें एक बार, 2 1 2 2 3, ये 2 के पाड़ा में आते ही नहीं है, 2 दूनी 4। अब ये 3 और 2 प्राइम नंबर आ गया, भाज्य संख्या, तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, इन्हीं संख्याओं को गुणा करा देंगे, 4 का 2 का और 3 का 2 का, तो 4 दूनी 8, 24 दूना 48। तो एलसीएम आ गया 48। ध्यान से समझेंगे, अगर 8, 12, 16 से हम 48 को विभाजित करें तो विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 शेषफल रहता है जब हम 8, 12, 16 से विभाजित करते हैं। तो यहां अगर हम 3 जोड़ते हैं,
तो मेरा आंसर आएगा 51। 51 वो संख्या होगी जो 8, 12, 16 से विभाजित करने पर 3 शेषफल देगी। लेकिन 51 7 से विभाजित नहीं होता, क्वेश्चन कह रहा है 7 से विभाज्य होने वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये 51 वो संख्या बन सकती है जो 8, 12, 16 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 51 7 से विभाजित नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या यहां मानेंगे। हमने माना क्या कि 48, क्योंकि 48 8, 12, 16 से विभाजित होता है और 3 जोड़ो तो शेषफल भी छोड़ता है। ठीक है, 48 के प्लस 3 वो ऐसी संख्या होगी जो 8, 12, 16 से विभाजित करने पे 3 शेषफल देगी। ठीक है, और 7 से इसको अगर हम विभाजित करें तो विभाजित हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ k का मान हमें निकालना है। तो 7 से हम क्या करेंगे, 48 को कट करेंगे, पाड़ा पढ़ेंगे और 48 से ज्यादा 9। तो हमने पढ़ा 7 छंग 42, 42 बार या 42 तो 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है, और बचे कितने, अगर हम यहाँ पे शेषफल देखा जाता है, शेषफल कितना 7 छंग 42। ठीक है, और 42 6 48, मतलब यहाँ शेष 6 बचेगा, क्योंकि 7 42 को तो कट कर देगा और यहाँ शेष कितना बचेगा 6। तो कुल मिला के जो शेष बचता है उसको हम अलग लिख लेते हैं 6k + 3। इस 6k + 3 में k का एक पूर्णांक संख्या का मान रख के 3 जोड़ के अगर 7 से हम उसको विभाजित कर दें तो हम कह सकते हैं कि k का मान हम पता कर लेंगे। ठीक है, और k का मान आ जाएगा तो संख्या भी आ जाएगी। संख्या हमने मानी है कितनी, 48k + 3। तो k का यहाँ मान रखना स्टार्ट करें और 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो k का मान पहले हमने 1 रखा, k का मान हमने 1 रखा, तो 6 1 और 6 3 9, 6 कम 6 और 3 9, 9 7 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, फिर k का मान हमने 2 रखा, पूर्णांक संख्या रखनी है। ठीक है, 2 रखा हमने। ठीक है, और सम वो होने चाहिए, धन पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, हमने 2 रखा तो 6 दूनी 12 3 15, 15 भी 7 से विभाजित नहीं होता। फिर हमने k का मान 3 रखा तो 6 3 18 3 21, 21 7 से विभाजित हो जाता है। मतलब k बराबर अगर हम 3 रख दें, ठीक है, यहाँ k बराबर 3 रखे, 6 3 18 और 3 21, जो 7 से विभाजित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि k का मान 3 है, जो इस संख्या में रखने से 7 से विभाजित होने वाली एक संख्या बनाएगा। ठीक है, और 8 12 16 से विभाजित करने पर 3 शेषफल भी देगा। तो कुल मिलाकर हमें 48k + 3 में 48k + 3 में k की जगह 3 रखना है। तो संख्या निकाल लें जरा हम, 48k की जगह कितना रखेंगे 3, 48k + 3, 48k + 3। तो 48 और 3 का गुणा कराएं, 3 8 24, 3 12 और 3 12 13 14, मतलब 144 ये बनेगा और 3 ये, तो 144 3 जोड़ेंगे तो 147 आएगा। 147 वो ऐसी संख्या होगी जिसको हम 7 से विभाजित करें तो विभाजित भी हो जाएगी और 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल देगी। तो ऑप्शन हमारा सही होगा सी 147। देखो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल है। पावर मतलब घात। ठीक है, 10 की पावर 100 या 10 की घात 100 को हमें विभाजित करना है 5 की घात 75 से, 5 की घात 75 से, और हमें ये बताना है कि हमारा भागफल क्या आएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, 5 को हम 10 भी बना सकते हैं, 10 को हम 5 भी बना सकते हैं। ठीक है, 10 को 5 बनाना थोड़ा सा इजी होता है, तो 10 को हम पहले 5 बनाएं तो हम क्या करेंगे, 10 को हम लिख लेंगे 2 × 5। ठीक है, 2 × 5 लिख के इसकी घात 100 लगा देंगे। ठीक है, और बटे में लिख देंगे 5 की घात 75। और हमें यह भी याद रहना चाहिए कि अगर समान बेस की संख्याएं हो तो उनकी घातें गुणा में जोड़ी जाती हैं। ठीक है, अगर बेस समान हो तो घातें क्या होती हैं, जब हम एक दूसरे का भाग देते हैं या विभाजित करते हैं तो घातें घटाई जाती हैं। इसका बेसिक जो बनेगा वो बनेगा कि हम 100 घात इसको 2 को दे देंगे तो 2 की घात 100 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ 5 की घात 100 हो जाएगी। ठीक है, 2 को भी दे दिया और 5 को भी दे दिया, और भाग हमें देना है किसका, 5 की घात 75 का। क्योंकि हमने 5 की घात 75 का भाग दिया है तो ये 75 क्या होगा, 100 से जाके ऊपर घट जाएगा। तो कुल मिला के मेरा आंसर बनेगा 2 की पावर 100 और गुणा 5 की पावर 75 घटाएं जरा तो 5 की पावर 25। फिर हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में हमें 5 की घात का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो भी ऑप्शन है हमारे पास 3 ऑप्शन, उसमें 10 की घात का ऑप्शन हमें दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा, जबकि ये हमारा आंसर सही है लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो करेंगे क्या, हम इस 5 को 10 बनाएंगे। तो करेंगे क्या, 5 की पावर 25 है
तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 25 यहां से निकालेंगे, क्योंकि जितनी पावर है उतनी ही पावर की अगर दूसरी संख्या आएगी तभी उसमें गुणनफल उसका गुणा हो पाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 की घात 75 लिखेंगे और 2 की घात 25 लिखेंगे, क्योंकि गुणन घातें जुड़ जाती हैं। तो अगर इसको हम देखें तो ये 2 की घात 100 है। ठीक है, 2 की घात 75 और 25 कुल मिला के 2 की घात 100 ही है। और बगल में क्या लिखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में गुणा में 5 की पावर 25। अब क्या करेंगे, इनकी जो है घातें समान है। ठीक है, और इनके बेस कितने, इसका बेस 2 है, इसका बेस 5 है, तो 5 और 2 का गुणा हो सकता है, क्योंकि जब घातें समान होती हैं तब हम क्या संख्या का गुणा करा सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 2 की घात 75 लिख लेंगे, इसकी भी घात 25 है, इसकी भी घात 25 है, तो हम बेस का गुणा करा देंगे, तो 5 दूनी 10, मतलब 10 की घात कुल मिला के कितनी बन जाएगी 25, 10 की घात 25। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी, 2 की घात 75 और 10 की घात 25। देखो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। क्वेश्चन कह रहे हैं 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए और लघुत्तम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटी लघुत्तम संख्या अगर हमें लिखनी है, 5 अंकों की लिखनी है या 4 अंकों की लिखनी है, तो हम क्या करते हैं कि 1 लिख देंगे, उसके बाद सबसे छोटे अंक जो होते हैं वही रखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये याद करते हैं कि 1 के बाद हम 0 लगा देंगे जितने भी अंक की हमें छोटी संख्या लिखनी है। और अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़ा अंक लिखा जाता है। सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो 9 9 9 9, मतलब 3 अंकों की लिखनी है तो 999। ऐसे ही अगर छोटी संख्या लिखनी है 3 अंकों की, तो 1 के बाद 2 0 लगा देंगे तो 3 अंक भी हो जाएंगे। मतलब छोटी संख्या लिखने के लिए छोटा अंक रखा जाता है, सबसे छोटा अंक 0, 1 के बाद सब 0 ही 0 नहीं लिख देंगे, क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखने बड़ा अंक रखा जाता है 9 9 9 9। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 के बाद हम 4 0 लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,000। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। क्वेश्चन कह रहा है कि लघुत्तम संख्या बताइए, तो लघुत्तम संख्या होगी 10,000 जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। तो 10,000 12, 18 और 21 से विभाजित नहीं होता, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है 5 अंकों की। तो देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि किससे हमें विभाजित करना है, क्योंकि लघुत्तम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें एलसीएम निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 12, 18, 21 से विभाजित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12, 18 और 21 का हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम एलसीएम निकालें जरा इसको, तो बड़ी से बड़ी संख्या से इसको कट करें, तो 3 से काटें, 3 चौके 12, 3 6 18 और 3 7 21। ठीक है, यहाँ 4 और 6 में 2 कॉमन संख्या दिख रही है, तो 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 का 7। मतलब अब ये कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो 2 3 7 को विभाजित करे, 1 यहाँ लिया नहीं जाता। तो कुल मिला के अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा 2 3 6, मतलब इन संख्याओं को गुणा, इन संख्याओं को गुणा, 2 3 6 और 3 दूना 6 7 42। ठीक है, 42 का अगर हम 6 में गुणा कराए तो 6 दूनी 12, 6 24, मतलब 252 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 252। जो संख्या 252 से विभाजित होगी वो 12, 18 और 21 से भी विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि 252 12, 18, 21 का एलसीएम है और जो 12, 18, 21 से विभाजित होता है। जब एलसीएम निकाल आएगा तो एलसीएम का हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, और भाग देंगे और यहाँ बड़ी से बड़ी, यहाँ पे क्या भागफल बड़े से बड़ा निकालेंगे, जिसका गुणा कराने से छोटी से छोटी संख्या मिले हमें 5 अंकों की और 12, 18, 21 और 252 से विभाजित हो। तो 252 का हम भाग देंगे। ठीक है, तो 252 का हम 1000 में भाग दें। ठीक है, तो ये 250 के करीब दिख रहा है, तो मतलब इसका भाग अगर दें तो 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 बार दें, 3 दूना 6, 3 दूना 3 15 और 3 दूना 6, तो कुल मिला के यहाँ 756 बनेगा। ठीक है, इसको हम घटाएं जरा, 756 को 1000 से घटाएं तो 56 और 4400 कुल मिला के यहाँ बनेगा कितना, 244। ठीक है, अब हम कैरी निकाल लेंगे यहाँ से, या हासिल ये निकाल लेंगे कितना 0। ठीक है, अब 2440 है और 252 का भाग देना है, तो 10 बार में अगर देखें, क्योंकि 10 यहाँ लिया नहीं जाता, तो 9 बार इसका भाग चला जाएगा। ठीक है, 9 बार इसका भाग चला जाएगा। तो यहां से मैं एक संख्या पता चल गई कि अगर 252 का हम 10,000 में भाग दें तो 39 बार भाग चला जाता है और कुछ शेषफल बच जाता है। ठीक है, अगर शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब 252 के द्वारा 39 बार जो संख्या विभाजित हो रही है वो 5 अंकों की नहीं होगी, क्योंकि 1000 में अगर कुछ भी घट रहा है या शेषफल बच रहा है तो वो 4 अंकों की संख्या होगी।
तो हम क्या करेंगे, इससे एक बड़ी संख्या ले लेंगे, क्योंकि 252 10,000 को क्या 39 बार काट रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, एक बड़ी संख्या ले लेंगे। तो 39 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 40। ठीक है, अगर 252 का हम 40 में गुणा करा दे तो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या में मिल जाएगी जो 252 से विभाजित होती है। तो हमें अगर आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इससे एक बड़ा अंक लेंगे और उसका 252 में गुणा करा देंगे। कराते हैं जरा। 252 का अगर हम 39 में कराएंगे तो हमें 5 अंकों की संख्या नहीं प्राप्त होगी, हमें 4 अंकों की, और क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है। तो 252 का क्या करेंगे, इससे एक बड़ी संख्या लेके गुणा करा देंगे। 252 के 40 में गुणा कराएं तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंचे 20, 0, ठीक है, 4 दूनी 8, 2, 10, मतलब हमारी एक संख्या बनेगी कितनी, 10,080। 10,080 जो संख्या होगी वो 252 से भी विभाजित होगी, 12 से विभाजित होगी, 18 से विभाजित होगी और 21 से विभाजित होगी, और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या होगी। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 10,080। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी और सी के अंकों का योग 130 तथा सी और ए का 140 है। तो सी के अंक कितने हैं ये हमें बताना है। ए और बी द्वारा कुल प्राप्त अंक दिए जा रहे हैं 120। तो समीकरण बनाए जरा, ए और बी द्वारा कुल प्राप्त अंक कितने हैं, 120, ठीक है, और बी और सी द्वारा कुल प्राप्त अंक, तो बी और सी को हम जोड़ेंगे, बी द्वारा अंक प्राप्त किए गए बी और सी द्वारा सी, तो इनका योग कितना दिया जा रहा है, 130, बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों का योग, ठीक है, और ए और सी या सी और ए द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना दिया जा रहा है, 140, ठीक है। ये 3 समीकरण हमें मिल गए। अगर हमें सी का बताना है, ठीक है, तो तीनों व्यक्तियों या ए बी सी के अंकों के योग से अगर ए और बी के अंक घटा दिए जाएंगे 120 तो हमें सी के अंक पता चल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को जोड़ लेंगे, तो ए जुड़ जाएगा तो 2a बनेगा और ये 2b बनेगा और 2c, कुल मिला के हमें तीनों के या तीनों व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुल अंक पता कर रहे हैं। तो इसको जोड़े जरा, ये 2 1 300, ठीक है, 3 2 5 4 90, 300 ये 90 बनेगा, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन दिख रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 300, यहाँ पे 90, 390 को हम 2 से कट करेंगे, ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ 195 बनेगा। तीनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग मतलब ए बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग कितना बनेगा, 195। और हमसे सी का पूछा गया है तो क्या करेंगे, ए और बी द्वारा प्राप्त अंक 120, ठीक है, इनको हम इससे घटाएंगे क्योंकि तीनों व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अंक 195 हैं, ठीक है, और ए बी का हम उससे घटा देंगे तो सी के बचे अंक हमें पता चल जाएंगे। तो 195 से 20 घटाएं 75, तो सी द्वारा प्राप्त अंक हमें पता चल जाएंगे कितने, 75। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 75। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। P बराबर माइनस का 0.12 और R बराबर माइनस का 0.015 तथा Q का मान हमें दिया गया है माइनस का 0.01। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों के बीच PQR के बीच सही संबंध हमें बताना है। तो मान लिख ले जरा, P का मान हमें कितना दिया जा रहा है, माइनस का 0.12, ठीक है, और Q का मान हमें कितना दिया जा रहा है, Q का मान हमें दिया जा रहा है माइनस का 0.01, ठीक है, और R का मान हमें कितना दिया जा रहा है, R का मान हमें दिया जा रहा है माइनस का 0.015। मतलब यहाँ पे हमें 3 अंक दिए जा रहा है और यहाँ पे हमें दशमलव के बाद कितने अंक दिए जाए, 2, तो इनको भी 3 अंक बना लें या 0 रख लें या 0। तो P में हमने दशमलव के बाद 3 अंक बना लिए, Q में भी 3 अंक बना लिए और R में भी 3 अंक बना लिए, ठीक है। ये माइनस क्वेश्चन है या निगेटिव सारे नंबर दिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन करें सही संबंध बताइए, तो करेंगे सबसे छोटी संख्या हम पहले पता करेंगे, उससे बड़ी पता करेंगे और फिर हम सबसे बड़ी संख्या पता करेंगे, ठीक है। निगेटिव नंबर जो होते हैं वो अपोजिट रिलेशन उनका चलता है, जैसे -10 को हम छोटा कहेंगे, ठीक है, और -4 को हम क्या कहेंगे, बड़ा कहेंगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो 10 को हम बड़ा कहते और 4 को हम छोटा कहते, तो हम कह देते 10 इज ग्रेटर देन 4। यहाँ पे माइनस की संख्या है तो हमें लिखना पड़ रहा है -10 इज स्मॉलर देन -4, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ होगी वो सबसे छोटी होगी। तो हम दशमलव की बाद की देख लें तो हम इसको 120 कह देंगे, इसको 10 कह देंगे, इसको 15। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ सबसे छोटी होगी, तो 120 जो है वो सबसे बड़ी दिख रही है संख्या P, मतलब P यहाँ के हिसाब से 120 है क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है, तो ये P सबसे छोटी संख्या होगी। उससे बड़ी, ठीक है, उससे बड़ी मतलब 120 तो हमने ले लिया, 120 के बाद बारी आती किसकी, R की, ठीक है। तो हम इसको 15 अगर कहें तो P से
बड़ा आर होगा, ठीक है। और सबसे बड़े की बात करें, क्योंकि अगर प्लस की संख्या होती तो 10 सबसे छोटा होता, क्योंकि माइनस की संख्या है तो 10 ये सबसे बड़ा, इसको हम 10 कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 पॉइंट को हम 1 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो Q सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब हमें संबंध बताने हैं, तो हम किसी ऑप्शन को चेक करेंगे, P सबसे छोटा है, R उससे बड़ा है और Q सबसे बड़ा है, ठीक है। पहले ही ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें क्या संबंध स्थापित हुआ है, P स्मॉलर देन R और स्मॉलर देन Q। जो चीज हमने यहाँ पे P R Q में संबंध स्थापित करने की कोशिश करी, क्या बड़ा सबसे छोटी संख्या लिखी, फिर उससे बड़ी संख्या लिखी और सबसे बड़ी संख्या हमने पीछे लिखी, तो पहले ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, P इज स्मॉलर देन R इज स्मॉलर देन Q। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, P स्मॉलर देन R स्मॉलर देन Q। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का हमें माध्य बताना है। माध्य निकालने का सीधा सीधा फार्मूला होता है कि हमें सारी संख्याओं या सारे पदों का योग पता होना चाहिए और संख्याओं कितनी संख्या है वहां पे ये पता होना चाहिए। तो माध्य का फार्मूला बनेगा संख्याओं का योग बटे कितनी वहां पे संख्याएं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हमसे पूछा जा रहा है, तो पहले हमें क्या n प्राकृतिक संख्याओं का योग पता होना चाहिए। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सिग्मा n की बात कर रहे हैं, सिग्मा n का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा n का फार्मूला होता है n+1/2, ठीक है, n+1/2। क्वेश्चन कह रहा है माध्य क्या होगा। माध्य निकालने के लिए हमें पदों का योग जितना भी होता है उसमें पदों की संख्या का भाग देना होता है। तो अगर हमें माध्य निकालना है तो यहाँ संख्याएं कितनी बताई जा रही, n प्राकृतिक संख्याएं, n प्राकृतिक संख्या। अगर 5 प्राकृतिक संख्या होती तो हम 5 का भाग देते, यहाँ n प्राकृतिक संख्या है तो हम क्या करेंगे, n+1/2 में n का भाग दे देंगे। तो n का भाग दे तो n हम यहाँ गुणा में आ जाएगा, ठीक है, n से n कट जाएगा। तो कुल मिला के n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना आ जाएगा, n+1/2। n+1/2 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, n+1/2। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4/3 -2/9 -7/8 और 5/12 को यदि आरोहण क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा। मतलब हमें संख्याओं को क्या आरोही क्रम या आरोहण क्रम में यहाँ पे लिखना है। तो संख्याएं लिख ले जरा। पहली संख्या है 4/3, ठीक है, दूसरी संख्या माइनस का 2/9 है, ठीक है, और तीसरी संख्या माइनस का 7/8 है, ठीक है, और चौथी संख्या में दी जा रही 5/12, ठीक है। आरोही क्रम में लिखना है। तो ये बात तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, वो निगेटिव होती हैं, ठीक है, और निगेटिव में भी अगर सबसे छोटी संख्या हमें पता करना है तो माइनस की संख्या जो होती है, ठीक है, उसका जिसमें अंश बड़ा होता है माइनस की संख्याओं में, वो संख्या छोटी मानी जाती। जैसे अगर अंश का मान हर बराबर होने चाहिए तो हम माइनस की एक संख्या दिखा दें आपको। अगर -24 है और यहाँ पे -20 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर छोटी संख्या की बात करेंगे, छोटी संख्या की, तो छोटी संख्या -24 कही जाएगी और -20 को बड़ा कहा जाएगा। तो यहाँ अगर साइन लगाने की बात करें तो यह स्मॉलर देन का साइन लगेगा कि -24 छोटा है और -20 बड़ा है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे कैसे, हमें हर सबके बराबर करने पड़ेंगे 3, 9, 8 और 12। हर बराबर करने के लिए क्या हमें 3, 9, 8, 12 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लें जरा, हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लें कि 3, 9, 8 और 12 का एलसीएम कितना आने वाला है। तो 3 से इसको कट करें, 3 1 3 3 9 और 8 कट नहीं होता, 3 चौके 12। फिर हम 4 से डायरेक्ट कट कर लें तो 4 1 3, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 1 4, ठीक है। अब इन संख्याओं का और इन संख्याओं को गुणा करा दें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 4 दूनी 12 6 72। तो हमने माना कि इन सभी संख्याओं का 3, 9, 8, 12 का एलसीएम कितना आ रहा है, 72। तो अगर हमें सभी संख्याओं को 72 बनाना है या सभी संख्याओं के हर को, ठीक है, हर को हमें 72 बनाना है तो हमें किन संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को 72 बनाने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 24 का। तो अगर हम 24 का
हर में गुणा कर रहे हैं तो 24 का हम अंश में भी गुणा कराएंगे। ठीक है, 9 को 72 बनाने के लिए 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो 8 का हम अंश में भी गुणा कराएंगे। ठीक है, 8 को 72 बनाने के लिए 9 का, तो हम इसका गुणा 9 का हम अंश में भी करा देंगे। और 12 को 72 बनाने के लिए कितने का गुणा, 6 का, तो हम क्या करेंगे, अंश में भी 6 का गुणा करा देंगे। कराए जरा, 24 चौको 96, ये भिन्न बन जाएगी 96/72। ठीक है, हर में सबके 72 ही बनेगा। ठीक है, 96/72 और 8 दूनी ये कितना बनेगा, माइनस का 16/72। ठीक है, यहाँ पे 9 सत्ते 63/72। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 6 पंचे 30/72। अब इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या में पहले लिखनी होती है और सबसे बड़ी संख्या में बाद में। ठीक है, सबसे छोटी लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ये आरोहण क्रम या आरोही क्रम होता है। तो छोटी संख्याओं की अगर बात करें तो माइनस की ये जो दो संख्याएं हैं वो छोटी कही जाएंगी प्लस की संख्याओं की तुलना में। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या अगर इन दोनों माइनस में हमें निकालनी है तो जिसका अंश बड़ा होता है, ये बात की चर्चा हमने की थी कि जिसका अंश बड़ा होता है वो सबसे छोटी संख्या मानी जाती है। तो हम यहाँ देखें कि पहले नंबर की, जब आरोही संख्या, आरोही क्रम हम लिख रहे होंगे तो पहले नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा, मतलब माइनस का 63/72। और जो मेरी मेन भिन्न थी कितनी, माइनस का 7/8। फिर हम चेक करें माइनस 63/72 से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो माइनस 63/72, अभी एक माइनस की संख्या हमारे पास है, तो इससे बड़ी जस्ट संख्या कौन सी होगी, ये। तो दूसरे नंबर पे जब आरोही क्रम हम लिखेंगे तो ये वाली भिन्न आएगी, माइनस 16/72, जिसको हम कह रहे हैं माइनस का 2/9। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्लस की संख्याओं में पहुंचेंगे। तो प्लस की संख्याओं में 96 बड़ा होता है। ठीक है, और 30 96 से छोटा होता है। तो माइनस की दो संख्या हमने कर ली है, इसके बाद तीसरे नंबर पे हम 30 को रख लेंगे। ठीक है, अगर हम 96 को रखते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि 96 प्लस में बड़ा होता है, 30 की तुलना में 96 बड़ा होता है। तो तीसरे नंबर पे हमने इसको रख लिया और चौथे नंबर पे हम इसको रख लेंगे। तो कुल मिलाकर हमें आरोही क्रम में अगर लिखना है तो पहली भिन्न ये, मतलब पहली कौन सी है, इसके जस्ट सामने वाली देख लो, माइनस का 7/8 हमें पहले रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे भिन्न कौन सी आ रही थी, माइनस का 2/9, उसके बाद मेरा 2/9 आएगा माइनस का। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने के लिए तीसरे नंबर की कौन सी संख्या है, 30/72। 30/72 की भिन्न थी 5/12। ये जो 5/12 है वो 30/72 की लोवेस्ट फॉर्म है। ठीक है, और यहां हमने गुणा करा के सबके एलसीएम समान किए हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर की संख्या भी हमें पता चल गई। चौथे नंबर की संख्या कौन सी है, 96/72। तो इसकी भिन्न देख ले तो भिन्न इसकी कितनी बनेगी, 4/3। तो कुल मिला के आंसर अगर हमें बताना है तो आरोही क्रम होगा माइनस का 7/8, माइनस का 2/9, ठीक है, 5/12 और 4/3। तो ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। माइनस का 7/8, माइनस का 2/3, 5/12 और 4/3, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि 100 से कम की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है और 100 से कम या 100 से छोटी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे कम कह रहा है मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, के बीच का अंतर बताना है। तो हम यहां लिखे जरा कि अगर हमें सबसे बड़ी बतानी है, 100 से कम होनी चाहिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 100 से कम हो, 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद के पाड़े में आती हैं या फिर एक के पाड़े में आती है, या हम ये कह दें अभाज्य संख्या वो संख्या है जो या जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, जिनके समापवर्तक सिर्फ 2 होते हैं, या तो वो संख्या खुद होती है या फिर 1 से वो विभाजित होती है। ठीक है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 100 से छोटी हो होती है 97, क्योंकि 99 3 के पाड़ा में आता है, ठीक है, 98 भी 2 के पाड़े में आता है, लेकिन जो 97 है वो सिर्फ 1 के पाड़े में आएगा या 97 के पाड़े में आएगा। तो इसके समापवर्तक कितने हुए, 2। ठीक है, और सबसे छोटी की बात करें अगर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती। क्यों, क्योंकि 1 का समापवर्तक अगर देखा जाए तो 1 का समापवर्तक सिर्फ 1 ही होता है। 1 सिर्फ 1 के पाड़े में आता है, कोई 2 संख्या नहीं होती जिनके पाड़े में 1 आता हो। और अभाज्य संख्याओं की यह परिभाषा है कि वो संख्या है जो कि नहीं 2
ठीक है, या दो फैक्टर जिनके होते हैं या दो संख्याओं के पाड़े में आती है। जैसे अगर 2 की बात करें तो 2 1 के पाड़े में भी आता है और 2 2 के पाड़े में भी आता है, लेकिन 1 जो होता है वो 1 सिर्फ अपने ही पाड़े में आता है, 97 भी अपने पाड़े में आता है और 1 के पाड़े में भी आता है। तो इसके समापवर्तक कितने हुए? 2। अब इन संख्याओं का अंतर हमसे पूछा गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात बताओ तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ तो उसका अंतर भी 2, ठीक है। और इनका अंतर पूछा गया, अंतर तो अंतर हम निकाल लें जरा, 97 2 कम करें 95। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हुआ कि हमें दो संख्याओं का अंतर बताना था, तो 97 से 2 कम किया तो 95 आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही कौन सा हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया, 95। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या क्या है जिसे 13 से भाग देने पर 8 शेष बचता है और 7 से भाग देने पर 6 शेष बचता है? और ऑप्शन में दिए जा रहे हैं 48, 34, 40 और 41। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन से ही लगाने चाहिए हम लोगों को। तो ऑप्शन जरा हम लिख लें। पहला ऑप्शन हमें दिया जा रहा है 48, ठीक है, और दूसरा हमें दिया जा रहा है 34, ठीक है, तीसरा हमें दिया जा रहा है 40 और चौथा हमें दिया जा रहा है 41, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जब 13 से भाग दिया जाए तो 8 शेष बचे और 7 से भाग दिया जाए तो 6 शेष बचे। तो हम पहले ऑप्शन को अगर चेक करें, ये बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन से ही लगाने चाहिए और ऑप्शन से ही ये लगाए जाते हैं, ठीक है। तो 48 को अगर हम 48 को हम भाग दे 13 से, तो हमने कहा 13 के पाड़े में 48 नहीं आता, लेकिन 13 ते 39, ठीक है। 13 से भाग दो तो 48 को हम कट कर सकते हैं, 13 ते 39, ठीक है। लेकिन शेष कितना बचेगा? 9। और क्वेश्चन के हिसाब से जब 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचना चाहिए? 8। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 13 से भाग देने पर 8 शेष बचा ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे? 34 को चेक करेंगे, तो 34 में हमने भाग दिया 13 का, ठीक है, तो 2 बार चला जाएगा, 13 दूनी 26। तुमने 34 में 13 का भाग दिया, तुमने कट किया तो 13 दूनी 26, मतलब 2 बार कट गया, ठीक है। और शेष कितना बच गया? 8 शेष बच गया, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि 13 से भाग देने पर 8 शेष बच रहा है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी है कि 13 से भाग देने पर 8 शेष बचे, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, ठीक है। जरा 7 से चेक कर लें। 34 में अगर हम 7 से भाग दें, ठीक है, तो 7 का पाड़ा पड़े कि 34 से ज्यादा ना हो, तो हमने पढ़ा तो 7 चौके 28, 28 में अगर 6 जोड़ो तो 34 होते हैं। तो इसका कुल मिला के ये हुआ कि यहाँ पे 6 शेष बचेगा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी है कि 7 से भाग देने पर 6 शेष बचे। तो एक 34 ऐसी संख्या है जिसमें 13 से भाग दिया जा रहा है तो 8 शेष बच रहा है, और 7 से भाग दिया जा रहा है तो 6 शेष बच रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना? 34, ठीक है। अगर ऑप्शन इंटरचेंज होते हैं या अलग अलग होते तो पहले हम 40 को चेक करते हैं, तो चेक जल्दी से कर लिया जाता है कि 13 से 39 1 शेष बच रहा है, ठीक है, 13 से 39 2 शेष बच रहा है। 34 को जब हम चेक करेंगे तो 13 दूनी 26 8 शेष बच रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा सही